नाउ आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को आप करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। आपको निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दिस इज 0 प्लस आई, आप इसको 0 प्लस आई भी कह सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट आता है तो उसका आंसर काफी सारे बच्चे गलत निकाल देते हैं, लेकिन करने की एल्गोरिथम वही है जो मैंने आपको सिखाई थी। अगर आपको एल्गोरिथम पता है तो आपसे 100% गलत नहीं होगा फिर। तो बच्चों अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने बताया था अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आई है। अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो वैसे ही मैंने आपको बताया। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग का मतलब होपफुली आपको सभी लोगों को क्लियर है कि स्क्वायरिंग का क्या मतलब होता है। मैंने आप लोग के नोट्स में दोबारा फिर चेक किया था, आप लोग स्क्वायरिंग का मतलब गलत समझते हैं। आप लोग ने स्क्वायरिंग का मतलब लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग नहीं होती है। स्क्वायरिंग का मतलब होता है दोनों तरफ होल स्क्वायर करना है, ये मतलब होता है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको आई थिंक ये बात बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो उसको आप यूज करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर जो है -1 से माइनस वाई स्क्वायर बना देगा। तो ये वाली टर्म्स तो आपको क्लियर है। अब बच्चों अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। तो बच्चों ये मैंने उसका रियल पार्ट इक्वल कर दिया और ये बच्चों मैंने इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल कर दिया। राइट हैंड साइड पे देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 2xy और LHS में इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है, तो आपका आ गया 2xy इज इक्वल टू 1। और बच्चों मैंने आपको दूसरी इक्वेशन बताई थी कि आप यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप ये सारी वैल्यूज जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक, क्योंकि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा वो +-1 होगा, उसमें -1 नहीं लेंगे, +1 ही लेंगे, क्योंकि दो स्क्वायर्स का सम हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, होपफुली अब आपको ये एल्गोरिथम पूरी तरीके से क्लियर है। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आप अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। बाकी जब वैल्यूज निकालेंगे बच्चों दोनों को एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/2 एंड वाई स्क्वायर आएगा बच्चों वो भी आ रहा है 1/2, ठीक। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, x इज इक्वल टू +-1/√2 एंड y इज इक्वल टू +-1/√2। तो आई थिंक ये स्टेप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किया है मैंने। तो ये स्टेप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखिएगा। अब बच्चों आपको मैंने क्या बताया था कि जो आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक्स वाई का बच्चों प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, जब एक्स भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो, या एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो आपके पास पेयर्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर आप एक्स जो है 1/√2 लेंगे तो वाई भी आपको 1/√2 लेना पड़ेगा। और एक और आप पेयर ले सकते हैं, अगर x आप -1/√2 लेंगे तो y आपको -1/√2 ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर आ गया है। अब आप आंसर लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस आई वाई। ये x की जगह है और ये y की जगह है, और इसके साथ आप एक और आंसर भी लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में चेक कर लें उनको ये पोर्शन क्लियर है कि नहीं। आई का स्क्वायर रूट निकालने में आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई का स्क्वायर रूट आप लोगों में से काफी लोगों ने मेरे को भेज दिया था, इसलिए मैंने आप लोग को इंडिविजुअल सॉल्यूशन ना बता करके मैंने आपको डायरेक्टली पूरा पूरा बता दिया क्लास में।
तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है ये काम, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, एक दो और भी वैरायटी कर लेते हैं। कुछ और भी वैरायटी हम लोग करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास आ रहा है। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i डॉट 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 1 प्लस ni इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। बच्चों आपके पास ऐसा कुछ रिलेशन गिवन है और आपको करना है शो दैट 2 into 5 into 10 dot 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 1 plus n square is equal to x square plus y square। तो ये क्वेश्चंस काफी सारे बच्चों के सामने से निकला गया होगा। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी करना चाहें तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प लेते हैं। और मैंने बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं z1 z2, तो ये बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रेक हो जाता है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। और बच्चों अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो भी वो ब्रेक हो जाएगा, लाइक दिस मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब बच्चों यहां पर क्या करना है, जो आपके पास रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को लिखिए। पहले क्या गिवन है, 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i डॉट 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 1 प्लस ni। तो ये बच्चों किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के इक्वल है। और बच्चों अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं तो ये मैंने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। और मैंने बताया था कि बच्चों इस मॉडुलस के अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए ये z1 है, z2 है, z3 है, इस तरह से कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों ये मॉड हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होगा, इंडिविजुअल अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सब लिखवाई हुई है। तो ये देखो बच्चों, मैंने मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज 10। इस तरह से चलता रहेगा। रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर हम फिर से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 डॉट 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 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो होपफुली आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ करना आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस की होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने टेक्स्ट बुक वगैरह से, तो आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे को काफी सारे बच्चों ने भेजा था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज फाइंड रियल थीटा सच दैट। ये बच्चों मैं क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर मेरे को जल्दी से जल्दी बता दें। 3 प्लस 2y साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y साइन थीटा प्योरली रियल। हाँ बेटा आपको आंसर बताना है जल्दी से जल्दी इसका। तो ये प्योरली रियल है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को इसका आंसर अभी भी याद है। n पाई गुड, इसका आंसर n पाई है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं याद है वो बच्चे या तो दोबारा करके एक बार चेक कर लें। अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब ये छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन। तो
अगर किसी को अभी भी डाउट है इस तरह के क्वेश्चंस पे तो वो मेरे से अभी भी डिस्कस कर सकता है, वरना मैं अब आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूर अब करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करने में माहिर है, मैं इसको अब ड्रॉप कर रहा हूं। और अब आप बच्चों नई हेडिंग डालिए, आपके सारे डाउट्स जो आपने भेजे तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए, ठीक है। तो एक बच्चे का जेड इनवर्स वाला मॉड, जेड इनवर्स का मॉड वाला था, वो भी मैंने आपको बता दिया था उस बच्चे को। अगर ना समझ में आए तो अभी पूछ सकता है। जिस बच्चे की बात कर रहा हूं मैं समझ गया होगा वो। जेड इनवर्स का मॉड करके किसी बच्चे ने क्वेश्चन डाला था, वो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको डाउट हो तो आप अभी बता दीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो बता तो बच्चों दीजिए। मैंने आपको बताया था मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, आप ऐसे ही समझ लो। आप ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि आपको उस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, आपको जेड इनवर्स का मॉडुलस निकालना था। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि था कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड इंटू जेड बार के इक्वल होता है। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ से 1/z की वैल्यू निकालिए। जब आप बच्चों आप यहाँ से 1/z की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से बन जाएगा। z 1/z को आप लिख दीजिए z इनवर्स, और z इनवर्स का बच्चों मैंने आपको नाम बताया था, z इनवर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। क्या कहते हैं इसको बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। तो जिस बच्चे का भी क्वेश्चन था वो अब समझ गया होगा कि z इनवर्स निकाल लिया। तो z इनवर्स निकालने के बाद तो आप z इनवर्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मान लो अब ये सॉल्व करने पर x प्लस आई वाई आया है, मान लो z इनवर्स सॉल्व करने पर x प्लस आई वाई का फॉर्म आया है, तो आप इसका अगर मॉडुलस निकाल लेंगे तो मॉडुलस निकालना कोई बड़ा काम थोड़ी नहीं है। इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई थिंक जिस बच्चे का क्वेश्चन था वो समझ गया होगा, उसमें z इनवर्स का मॉडुलस निकालना था, ठीक है। आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। सो कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, लिमिट्स। सभी बच्चे अब कॉपी में अपनी हेडिंग डाल दीजिए, लिमिट्स। तो सबसे पहले बच्चों जब लिमिट्स पहली बार आपके सामने आता है तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये लिमिट्स आखिर पढ़ते क्यों हैं। अब भैया मैथमेटिक्स में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, उसका पढ़ते क्यों है उसका रीजन आपको बहुत आगे चल करके क्लियर होता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया है, लेट से आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अब बच्चों इस फंक्शन की अगर मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू होगी, तो तुम कहोगे सर इसमें x इक्वल टू 2 डालेंगे तो न्यूमिनेटर में भी 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाएगा। तो सर ये तो 0/0 फॉर्म है x इक्वल टू 2 पर। तो बच्चों हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लिमिट्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुछ फंक्शंस हमारे पास मैथ्स में ऐसे फंक्शंस आते हैं कि अगर हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो फंक्शन अपनी इनडिटरमिनेट वैल्यू देते हैं। इनडिटरमिनेट वैल्यूज जैसे बच्चों 0/0 होता है, इंफिनिटी की पावर 0 होता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होता है, 0 की पावर इंफिनिटी होता है। ये सब बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से जानते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये कोई आंसर है ही नहीं, एक तरह से अनडिफाइंड आंसर है। तो बच्चों कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर हम उनमें x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो अपना आंसर देते ही नहीं है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म देते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, उन फंक्शन की उस पे वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं तो वो निकलती नहीं है। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, उस फंक्शन में हमको लिमिट लेने की जरूरत पड़ती है। लिमिट लेने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लें, जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बनवाई, हम लोग क्या करते हैं वहां पे लिख देते हैं 2। अगर किसी फंक्शन की 2 पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड से और फिर 2 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। यानी हम एक बार 2 से छोटा यानी कि 2 माइनस पर उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, और 2 से थोड़ा बड़ा यानी 2 प्लस पर उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं या उसकी वैल्यू निकालते हैं। और अगर 2 माइनस पर मतलब अगर x लेस देन 2 जिसको हम 2 माइनस भी कह सकते हैं, और लिमिट, और अगर हम कहना चाहें तो लिमिट्स के टर्म्स में हम उसको कह सकते हैं x टेंडिंग टू 2 माइनस।
और अगर हम 2 प्लस पे निकालेंगे तो x टेंडिंग टू 2 प्लस, और अगर 2 माइनस और 2 प्लस पे ये दोनों लिमिट्स अगर इक्वल आ जाती है, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x इक्वल टू 2 पर। समझ में आया? आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x इक्वल टू 2 पर, यानी 2 पर फंक्शन आपका डिफाइंड है, लेकिन आप 2 डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू आ नहीं रही है। इसलिए हमने क्या किया, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 2 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, 2 से बड़ी मतलब 2 प्लस, 2 से बड़ा मतलब स्लाइटली बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, स्लाइटली बड़ा, 2 प्लस पर हमने उसकी वैल्यू निकाली, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं। जब ये हम लिमिट्स निकालते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज की जो लिमिट्स है ये इक्वल आ रही है वैल्यूज, तो इसका मतलब 2 पर फंक्शन डिफाइंड है और उसकी वैल्यू वही होगी जो लिमिट की वैल्यू है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए प्रोसेस। तो इसीलिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको इतनी देर तक समझ में बताया है, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो चलेगा, क्योंकि आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि लिमिट्स पढ़ते क्यों है, ठीक है ना? तो लिमिट्स पढ़ने का ये रीजन है, मैं आपको हिंदी में फिर से बता रहा हूं, कि आपके पास हमेशा कुछ फंक्शंस ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर नहीं देंगे, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म देंगे, लेकिन रियलिटी में उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं जो लेकिन डायरेक्टली नहीं निकल रही हैं। इसलिए हम ऐसे फंक्शन पे लिमिट्स लेते हैं। समझ में आया? अब हम लोग लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए कई सारे मेथड्स हैं जो हम लोग हर क्लास में धीरे 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 स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। ये तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट्स पढ़ते क्यों है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, और नहीं भी क्लियर है तो चलेगा, क्योंकि आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि लिमिट्स क्यों पढ़ते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसके, और देखते हैं कि लिमिट्स में कौन सा ऐसे टाइप्स होते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों अगर हम मान लो ये ऊपर वाले फंक्शन को ही ले ले मेथड, जैसे आपने ऊपर वाले फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ठान लिया कि हम ऊपर वाले फंक्शन को सॉल्व करके लेंगे, तो बच्चों हम लोग जो टाइप्स होती है लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, वो टाइप्स समझ लीजिए कितने कितने टाइप्स से हम लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों पहले तो आप वर्बली समझ लीजिए, फैक्टराइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कई सारे मेथड्स होते हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या वैरायटी है। तो आप इस बात को लिख लीजिए हमारे साथ, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स। इधर ध्यान दीजिए, हमारे साथ देखते रहिएगा आप, तो आपको समझ में सब आएगा, क्योंकि मैं हर बात को दो दो बार तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी का नेटवर्क नहीं भी आ रहा होगा तो पहली बार में वॉइस नहीं आई तो दूसरी बार में वॉइस जरूर आएगी। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों लिमिट्स को कोई भी बच्चा सॉल्व करता है तो सबसे पहला मेथड लगाता है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो सोचता है क्या पता डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर फंक्शन से आंसर निकल आए, लेकिन निकलता नहीं है। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो निकल आता है। जब पहला वाला तरीका फेल हो जाता है तो फिर दूसरे कई और तरीके होते हैं। वो फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो फैक्टराइजेशन से भी आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। जब फैक्टराइजेशन भी नहीं होता तो वो कोई और फॉर्म सोचता है, ऐसा तो नहीं यहाँ पे रैशनलाइजेशन है, तो रैशनलाइजेशन भी कोई ना कोई सोचता है। लेकिन जब रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनका जो फॉर्म होगा ना बच्चों, वो फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, जैसे रूट एक्स प्लस रूट ए होगा, इस तरह के लिमिट्स होंगी, या रूट एक्स माइनस रूट ए होगा, या रूट एक्स प्लस ए होगा, या रूट एक्स माइनस ए होगा। ठीक है, इनको क्या करते हैं हम, इनके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉन्जुगेट आप समझते हैं ना, जैसे रूट एक्स प्लस रूट ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट एक्स माइनस रूट ए, लाइक दिस। ओके, एक तो ये मेथड होता है। दूसरे कौन से और मेथड होते हैं जिससे हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं? एक होते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिमिट्स। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट्स क्या होती है वो आप धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। किसी भी स्टैंडर्ड्स की प्रूविंग आपको नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड ही याद रखने हैं। और क्या होता है एक और होता है इवैल्यूएशन ऑफ
लिमिट्स बाय मेथड ऑफ इंफिनिटी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप उसको लिख लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे वो तो एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे सॉल्व करके, लेकिन अभी आप पहले समझिए कि लिमिट पढ़ते क्यों है, और अगर जब लिमिट सॉल्व नहीं करते हैं तो कितने तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस करके सीखेंगे कि क्या क्या किस क्वेश्चन में कैसे होगा और लिमिट सॉल्व कैसे होगी। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको अभी टफ ना लगे। ऐसा ना हो पहली क्लास में ही आपको लिमिट टफ लगने लगेगी तो आप कहोगे ये तो हमसे हो ही नहीं पा रही है। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जैसे मैंने लिया लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ। देखिए कैसे मैंने बोला, इसको बोलना भी सीखना आना चाहिए। हम लोग कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस 2, ये नहीं कहते हैं कि x2 है, x2 थोड़ी नहीं है, x अप्रोचेस 2। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तुम कहोगे सर ये तो पीछे ही वाला क्वेश्चन दे दिया आपने। हाँ पीछे वाला दे दिया। अभी अगर पहले क्या करो, आप इसमें x इक्वल टू 2 डाल के देखो, चेक करो, 2 डालोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा 0/0। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, चेक करो ये सिंप्लीफाई हो रही है, क्योंकि भैया इस लिमिट की अलग अलग डेफिनेशन तो मैंने आपको दी नहीं है कि भैया 2 माइनस पर यानी लेस देन 2 पर फंक्शन की डेफिनेशन है, ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन की वो डेफिनेशन है। अगर हम डेफिनेशंस अलग अलग देते तो आप अलग अलग लिमिट निकाल लेते। मैंने आपको डेफिनेशंस तो यहाँ पे कोई दी नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करो पहले, तो आप कहोगे सर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सर ऊपर वाले को सर जैसे ही आप फैक्टराइज करेंगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब जो चीज इसको इनडिटर्मिनेट बना रही थी वो चीज कैंसिल हो जाएगी और इसका आंसर 4 आ जाएगा। तुम कहोगे अरे सर इतना इजी था क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन तो इजी होते ही है, टफ मत बनाइए, अभी मैं आपको इजी तरीके से ही सिखा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, अप्रोचेस वाला साइन बता दीजिए कि आप क्या करें। हाँ अप्रोचेस वाले बेटा जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, वो क्वेश्चंस होते हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे। दिस इज अ फर्स्ट क्लास, सारे मैं चीजें आपको एक एक करके सिखाऊंगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो अब आप ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको मेरी किसी हेल्प की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, x1 डाल देंगे। जब 1 डालेंगे बच्चों तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, इसका मतलब 1 डालने पे डायरेक्टली काम नहीं बना। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमको हमारे पापा ने, अरे या हमारे टीचर ने, किसी ने तो पढ़ाया होगा ना ए क्यू माइनस बी क्यू, वो लगा देते हैं। a माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइड बाय, ठीक। तो बच्चों कहोगे कि सर ये तो बहुत ही जल्दी हो गया, अब x1 डाल दो, जैसे ही 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। कितना इजी था, कहां टफ एलिमेंट्स, बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 1, दिस इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x अपॉन x क्यूब माइनस 1। तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट आपकी स्क्रीन पे डाला है, आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो आप भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको टफ नहीं लगेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर हम पहले डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लेकिन कुछ फॉर्म बनेगा नहीं, आप चाहे सब्स्टिट्यूट करके देख लो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, कहोगे सर इसको सिंप्लीफाई करें। हाँ सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं तो पहले इसको कोने में जाकर के अलग से पहले लिख लीजिए, पहले आप आराम से इसको सिंप्लीफाई करिए। तो आप क्या कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के फैक्टर तो हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, फैक्टर कर लो। दिस इज x + 2 x - 1। अगर आपको फैक्टर में भी दिक्कत है तो बता देना, वो भी हम कर देंगे। तो दिस इज x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस x + 1, ये x क्यूब माइनस 1 क्यूब के फैक्टर मैंने लिखे, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब बच्चों आप इसका एलसीएम लीजिए जरा अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं तो नहीं ले पाऊंगा, आपको ही लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा एलसीएम है। एलसीएम में आएगा x - 1
x प्लस 2 और क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इसको तसल्ली से करके देखो तो x प्लस 2 x माइनस 1 ये आ गया तो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस। अब x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 चला गया तो x के साथ बचेगा x प्लस 2। तो कोई बताएगा ये सॉल्व होके आ कितना आ रहा है? ये सॉल्व होके कितना आ रहा है? ये आ रहा है माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1, यही आ रहा है ना, माइनस एक्स प्लस 1, चेक करो यही आ रहा है। तो ये आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप कहोगे सर मैंने इतनी देर में ऑब्जर्व कर लिया कि आप क्वेश्चन कर कैसे रहे। आप हर बार क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं सर, जिस वजह से क्वेश्चन इनडिटरमिनेट हो जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो जा रहा है, आप उस वाले फैक्टर को क्वेश्चन से बार बार रिमूव कर दे रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी मेथड हो आपका। तो देखिए सर आपने उस वाले फैक्टर को फिर से रिमूव कर दिया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपके पास तो क्वेश्चन बचा ही नहीं। अब आपके पास है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बचा। अब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ रहा है -1/9। तो बच्चों ये लिमिट्स लेने का तरीका होता है, लेकिन अभी भी आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो मैं आपके डाउट्स अभी लेने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में अभी भी क्वेश्चंस को लेकर के डाउट्स पैदा हुए होंगे। तो वो मैं डाउट्स आपको अलग से अभी लिख करके बता रहा हूं। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए सॉल्व हो पाया कि नहीं हो पाया आपसे। सर यस बेटा बताइए। सर कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही था 11th में? यस बेटा उतना ही है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सर सर यस बेटा बताइए। सर x हमेशा रियल ही होगा ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो दूसरी चीज है, ये तो लिमिट्स है। एक्स हमेशा रियल ही है यहाँ पे। तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो वहां पे वो रियल इमेजिनरी देखना पड़ता है। ओके बच्चों, तो हम लोग बच्चों यहाँ पर कुछ बातों को समझ लेते हैं। आप हमारे साथ बने हुए हैं, बस स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, वरना थोड़ा सा भी आपने लेक्चर छोड़ा तो कम समझ में आएगा फिर से। जैसे बच्चों हमने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, लिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, इस तरह से लिखा। जैसे अगर दो फंक्शंस बच्चों आपस में ऐड हो रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि आप उन फंक्शंस में अलग अलग लिमिट स्प्लिट करके लगा सकते हैं। है तो ये ऑब्वियस सी चीज, लेकिन हो सकता है आपके मन में कहीं डाउट हो, तो आपको मैं स्टैंडर्ड अलग से लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हो तो भी क्या होगा, लिमिट आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एफ एक्स पे भी और जी एक्स पे भी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर दो फंक्शन आपस में चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हो चाहे डिवाइड हो रहे हो, सारा काम पॉसिबल है। देखते रहिए, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। मीटिंग लीव करेंगे वापस ज्वाइन करेंगे तब तक फिर समझ में आना बंद हो जाएगा, फिर कहोगे सर बहुत बेकार पढ़ाते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट, तो फंक्शन अगर चाहे सब्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो रहे हो तो भी ये काम करेगा। तो मतलब ये कोई बड़ी सी चीज हमने नहीं लिखी है तो ऑब्वियस सी चीज, लेकिन हो सकता है मे बी आप कहीं कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया लिख करके। ये कहीं लिखा नहीं रहता, ये मैंने आपको अलग से लिख करके बता दिया, इसलिए आप इसको अब याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लिमिट्स इस तरीके से ऊपर नीचे सब अलग अलग लगा सकते हैं। तो इनकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम लोग लिमिट्स स्टैंडर्ड्स और पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग, पीछे कर दीजिए। हाँ हाँ सर बिल्कुल, हाँ देख लो, आराम से देख लो, हम भगा नहीं रहे, देखो। आप टाइम ले लो,
तब तक क्या करिए, कुछ बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 1, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन तो काफी इजी है, लेकिन ये अपने अपने अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। कोई बहुत जल्दी कर ले जाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। तो कहोगे सर आपने इतनी देर में एक ही चीज टारगेट करना सिखाई है कि जो चीज उस लिमिट को इनडिटर्मिनेट बना रही है, आप उसको किसी भी तरीके से हटाने का बार बार काम कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो आप। तो यस, हम इसमें भी यही काम करेंगे कि ये काम यहाँ पे पॉसिबल है विदाउट रैशनलाइजेशन। यहाँ पे रैशनलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये सभी बच्चों को पता होगी कि रूट एक्स वाई जो होता है वो रूट एक्स इंटू रूट वाई होता है। होती तो ऑब्वियस है, लेकिन जब मैं यहाँ लगाता हूं तो बच्चों को ऑब्वियस नहीं लगती है, इसलिए मैंने आपको किनारे पे लिख के बता दिया है। आप देखते रहो, बने रहिए हमारे साथ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, किसी का आंसर निकल आया है। आंसर निकलने का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, तभी आपके आंसर्स निकलना चालू हो गए। तो स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कोई इसमें ऐसे कोई रफ एंड टफ सॉल्विंग नहीं है कि मैं आपको एक एक स्टेप बताऊं। अब बच्चों ऊपर से देखिए, रूट एक्स माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिए, आपका 100% देखिए वो कैंसिल हो रहा है। ध्यान दिया? ये देखो, देखो कैंसिल हो गया। रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो बच्चों ये क्या बचा? अब वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कितना आंसर आया बेटा? 1 + 1/2। ओके, तो ये आया है 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2। 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए। तो बच्चों ये आंसर है। अब आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर पाए ये आपके ऊपर है। तो अभी तक आपने देखा कि सर कुछ नहीं कर रहे हैं, सर सिर्फ फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं और लिमिट को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। सर ने तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं यूज किया अभी लिमिट का। सर बिना ही स्टैंडर्ड्स को यूज किए क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0 रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन x। दिस इज द क्वेश्चन। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0/0 आएगा, या जो भी आ रहा है आप चेक कर लो, आंसर नहीं आएगा सब्स्टिट्यूट करने पे, 0/0 आ रहा। अब बच्चों आगे चेक करो, अब क्या इसको आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, यहाँ फैक्टराइजेशन है ही नहीं। 2 प्लस एक्स के क्या फैक्टराइजेशन होंगे? आप थोड़ा ना फैक्टराइजेशन होते हैं। तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर आपने एक मेथड और बताया था कि अगर रूट एक्स प्लस रूट ए का फॉर्म हो तो आप उसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो सर इसको एक बार रैशनलाइज करके देखते हैं। तो रैशनलाइज किससे करेंगे? कॉन्जुगेट से। और किससे करेंगे? तो a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी होता है। ठीक है, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, ये बच्चों रैशनलाइज हो गया। ठीक है, अब रैशनलाइज होने के बाद आप चेक करो, क्वेश्चन आपका खत्म, एक झटके में खत्म। a माइनस बी a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज में भी भैया दिक्कत हो तो बता देना, वो भी हम बता देंगे। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, मैंने कई बच्चों को देखा है वो बहुत ही अजीब टाइप के थोड़े स्टेप्स लिख लेते हैं। वो हमसे कहते हैं कि सर ये जैसे आपने x से x ऊपर कैंसिल कर दिया है, तो कहते हैं ऊपर तो सर 0 आ गया ना क्योंकि x कैंसिल हो गया। अरे भैया ऐसा कोई स्टेप होता नहीं है, इधर ध्यान दो। कुछ बच्चे हमको ऐसे बताते हैं सर ये कैंसिल होके 0 आ रहा है। अरे भैया ये कैंसिल होके 0 नहीं आ रहा, ये 1 आ रहा है, x by x is 1।
क्यों भैया, अगर आप 2/2 लिखते हो तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ऐसी तो होता है 1/1, तो ये 0 कहाँ हुआ? लेकिन आप लोग की कॉपीज में ऐसा लिखा रहता है, आप लोग अचानक कहते हो ऊपर तो से 0 आ गया, तो 0 अपॉन समथिंग 0 आंसर आ रहा है, ठीक है ना? ये 0 नहीं है, न्यूमिनेटर में 0 नहीं है, x x कैंसिल हुआ तो ऊपर 1 आ रहा है। चलिए x को 0 डालो तो यार ये क्या आ गया, √2 + √2 दैट इज 2। अब आपका फाइनल आंसर आ गया, आप चेक कर लो। और जहां जहां आप गलतियां कर सकते हो, मैंने आपको गलतियां बता भी रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि हाँ ये गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, तो गलतियों से बचिएगा। रैशनलाइजेशन कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, रैशनलाइजेशन इज नॉट द डिफिकल्ट टास्क। ओके बच्चों, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स बढ़ा लेते हैं। होपफुली यहां तक आपको काफी इजी लगा होगा। कुछ स्टैंडर्ड्स बच्चों अब हम लोग यूज करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स की बच्चों प्रूविंग आपको नहीं करनी है, ना आपसे कोई पूछने आएगा कि उसकी प्रूविंग करें कैसे, कोई नहीं पूछने आएगा, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स याद रखने हैं। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है वो बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वरना आपके उस स्टैंडर्ड की वजह से कई सारे क्वेश्चन कटेंगे, ठीक है? पहला स्टैंडर्ड देखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा अपने आप से, स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट्स। अब पहली क्लास है तो पहली क्लास में मैं सारे स्टैंडर्ड्स पे आपको क्वेश्चन तो ना करा पाऊंगा, अभी तो पहली क्लास है, मैं तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स लिखवा दे रहा हूं, फिर जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू होंगी मैं आपको हर स्टैंडर्ड पे एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है? तो पहला स्टैंडर्ड समझ लो है क्या, वो होता है लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x upon x this is equal to 1। this is the first basic standard of limit। अब बच्चों हमारी बात पहले सुनो, मैंने लिखा है sin x अपॉन x में जब x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तभी sin x अपॉन x 1 होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई लिख दे लिमिट x अप्रोचेस 2 sin x अपॉन x, तो बच्चों वो 1 नहीं होगा। 1 sin x अपॉन x तभी होता है जब साइन के पास जो भी एंगल हो, एक्स वाई जेड कोई भी एंगल हो सकता है, साइन के पास जो एंगल हो वही एंगल जैसे मिलता जुलता टर्म नीचे भी हो, मतलब अगर एक्स ऊपर है तो एक्स नीचे भी हो, और वो एंगल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तभी ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, ठीक है? तो बच्चों ये याद रखना कि आप sin x अपॉन x को 1 तभी लिखना जब लिमिट में x लिखा हो कि वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नहीं लिखा हो तो मत लिखना, क्योंकि आप आगे चल के यही गलती करोगे, लिमिट में होगी x में टेंड कुछ और कर रहा होगा और आप sin x और अपॉन x को देख के खुश हो जाओगे और तुरंत sin x अपॉन x को 1 कर दोगे, आपका क्वेश्चन बहुत तेजी से गलत भी हो जाएगा। तो ये बात मैं आपको बार बार चिल्ला के बता रहा हूं कि sin x अपॉन x होता 1 जरूर है, लेकिन साइन के पास जो भी एंगल है वो 0 की तरफ ही अप्रोच करना चाहिए, तभी वो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है? दूसरा स्टैंडर्ड समझो, जो स्टैंडर्ड लिख रहा हूं ना वही स्टैंडर्ड है, अपने मन से कोई स्टैंडर्ड मत बताना। सिमिलर स्टैंडर्ड tan x अपॉन x, ये भी 1 होता है। अब अपने मन से ना बनाना कि cos x अपॉन x, उसको भी हम घर पे 1 लिख देंगे, cos x अपॉन x 1 नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आपको अभी हमने सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स बताए हैं कि अगर sin x अपॉन x टाइप की अगर कोई चीज हो जिसमें x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। tan x अपॉन x जहां पे x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो tan x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो दिस आर द बेसिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है? मैं आपके और भी स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहा हूं। तीसरा, लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू बच्चे होती है n a n माइनस 1। लेकिन बच्चों ये स्टैंडर्ड ऐसा है कि इसमें आप गलतियां बहुत करोगे। जैसे देखो, मैं आपको फिर से हाईलाइट बता रहा हूं, इधर ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ये क्या है, ये जो a है ना वही a आगे भी है, कहां पर, ध्यान दो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इधर ध्यान दीजिए मेरे साथ, ये वाला a, ये वाला a, ये वाला a सेम होना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a,
इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं NaN-1। मतलब आपको किसी भी तरह से यहाँ पे फैक्टराइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं NaN-1। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि a जो है वो x की पावर माइनस a की पावर n में जो a है वो लिमिट वाला ही a है, ऐसा ना हो वहां पे 2 और यहाँ पे 5 हो तो गलत हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कोई एप्लीकेशन करना तो चलो मैं ज्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं बताता हूं, आपको एप्लीकेशन करा देता हूं। देखो जैसे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ओके क्लास में बने रहिएगा, अगर छोड़ करके वापस फिर से ज्वाइन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके x-2 ये बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब आपने कहा सर मैं आपका तो स्टैंडर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बिना स्टैंडर्ड के भी कर लूंगा ये। अब आप कर तो लोगे तो बेटा इसके फैक्टराइजेशन करने में आपको बैंड बच जाएगी न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर के फैक्टराइजेशन ही तो करोगे, जब करोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, इतने उसके फैक्टर बनते चले जाएंगे, क्योंकि x की पावर 10 है उसको आप लिखोगे x की पावर 5 का स्क्वायर। 1024 को भी एडजस्ट करोगे, 1024 को कैसे एडजस्ट करोगे, उसको लिखोगे 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो एडजस्ट करोगे ना, एक एक करके फैक्टर करते चले जाओगे, आपकी बैंड बच जाएगी क्वेश्चन करने में। इसलिए आप स्टैंडर्ड की तरफ आओ। स्टैंडर्ड मैंने आपको क्या बताया, लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज NaN-1। इसको आप यूज करो तो आप कहोगे सर इसको यूज करने के लिए जो x है ना वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और सर वहां पे तो 2 है नहीं, क्यों, 1024 के अपनी कॉपी में फैक्टर कर लो, ये 2 की पावर 10 आएगा, कर लो अपनी कॉपी में, ये देखो ये बन गया फॉर्म 5120। ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो हूबहू आ गया बिल्कुल, तो देखो कैसे बन गया, दिस इज NaN-1, ठीक, NaN-1, ये बेटा 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है, ओके 1024 डिवाइड बाय 2, हाँ 512 होगा, तो दिस इज 5120, ये आंसर है आपका। अब आप चेक कर लो कि मैंने स्टैंडर्ड को कैसे यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप भैया स्टैंडर्ड नहीं यूज करोगे, सोचोगे हम इसको फैक्टराइजेशन करें, तो करते रहो, दूसरा बच्चा आपसे पहले कर लेगा और वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा समझ के देखो। और मैंने आपको कई बार बताया कि अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो एकदम उसके पीछे मत पड़ जाना, दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। x की पावर 5 माइनस 32, बच्चों ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर ये तो स्टैंडर्ड से मिलता जुलता है, लेकिन स्टैंडर्ड तो है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड तो सर आपने कुछ और बताया है, वो है लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज NaN-1। सर स्टैंडर्ड तो ये है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें स्टैंडर्ड लग रहा है, लगेगा, लेकिन लगा पता नहीं लगेगा कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने कहा धीरे धीरे कोशिश करो, सबसे पहले फॉर्म्स में कन्वर्ट करना चालू करो। तो तुमने अभी देखा था कि इसको 2 की पावर 10 लिखेंगे और नीचे 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे। तुम कहोगे सर स्टैंडर्ड तो बना ही नहीं, अरे तो नहीं बना तो थोड़ा एडजस्टमेंट भी तो होता है मैथ्स में, वो एडजस्टमेंट करो अपने आप से। ये देखो x-2 से, देखो एडजस्टमेंट समझ में आया, ये देखो एडजस्टमेंट, हमने x-2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा दिया, ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा तो वापस आप ऊपर वाले स्टेप पे चले जाओगे, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। ओवरऑल x-2 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड जो आपको कहना है, या ऐसे कह दीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x-2 से डिवाइड किया। अब देखो भाई स्टैंडर्ड पूरी तरीके से लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये देखो स्टैंडर्ड ये भी है और ये स्टैंडर्ड ये भी है। तो आप कहोगे सर लिमिट्स क्या ऊपर नीचे अलग अलग लगेगी, अरे मैंने आपको बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले कि लिमिट अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, fx अपॉन gx अगर दो फंक्शन है, तो अभी तो मैंने आपको बताया कि आप ऊपर अलग लिमिट ले सकते हो ना, और नीचे अलग लिमिट ले सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताया तो उसको यूज भी तो करना होगा ना, तो अब यहाँ पे यूज करो। सर कैसे यूज करोगे,
क्या कह रहे हो बेटा? सर आंसर 64 है क्या? तो आंसर 64 है ना? अरे भाई ठीक, समझ में आ गया, अच्छी बात है। हाँ हाँ, आपको बहुत तेजी से समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया NaN-1, ठीक है, NaN-1। हाँ, अब आंसर निकाल लीजिए, इसका आंसर जो आ रहा है वो 64 ही लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में होपफुली आ गया होगा। फैक्टराइज करके भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप उसमें अपना टाइम ना वेस्ट करिए, आपको जैसे पढ़ना नो है सर, वैसे ऊपर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं हो गया। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाया है उसी स्टैंडर्ड को आपको यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स जो होंगे वही आप सारे यूज करिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी जगह पर अपना फॉर्म चेंज भी कर सकता है, तो आप फैक्टराइजेशन हर जगह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब मैं चेक करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कितनी जल्दी बता पाते हैं। अब मैं नहीं करूंगा क्वेश्चन, अब आप ही कर लो, ठीक है। मैंने आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसका आंसर निकालो। तो आपने इसको स्टैंडर्ड में यूज करने की पूरी ताकत लगाई होगी। दिस इज x की पावर 3/2 माइनस 27 को लिख दीजिए आप 9 की पावर 3/2, ठीक है। चेक करो 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो बता दो, हम बता देंगे। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaN-1, ठीक। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 ही आ रहा है, आपका आंसर सही है जितने भी बच्चों ने निकाला। तो बच्चों करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, मतलब ऐसी लिमिट इंफिनिटी वाली लिमिट भी आ सकती है आपके पास। तो बच्चों जब इंफिनिटी वाली लिमिट आती है तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का पैटर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पैटर्न नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि इंफिनिटी लिमिट भी बहुत कॉमन मिलेगी आपको। तो बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक जनरल क्वेश्चन लिखा है, इसको करने का तरीका समझें। और बच्चों इससे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 1/∞ हो या 1/∞ स्क्वायर हो, कुछ भी हो, इन सबका रिजल्ट क्या होता है, ये भी रिजल्ट 0 होता है और ये भी रिजल्ट 0 होता है, क्योंकि 1/∞ सभी बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि 0 होता है। या एनी रियल नंबर अपॉन इंफिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी है तो वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक। अब बच्चों इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में करता क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट कॉमन डिग्री होगी, जैसे इसमें x² है न्यूमरेटर में और x है, तो हाईएस्ट x वाला टर्म कौन सा है, x²। डिनोमिनेटर में भी x² है, ये कॉमन है दोनों में। लेकिन अगर न्यूमरेटर में आगे अगर x का टर्म होता, डिनोमिनेटर में x² का टर्म होता, तो फिर कॉमन क्या होता, x होता, क्योंकि x और x² में कॉमन तो x ही हुआ, ठीक है ना। न्यूमरेटर में भी x² का है, डिनोमिनेटर में भी x² का है, तो हाईएस्ट टर्म क्या हुआ, x²। तो बच्चों करना क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x² से, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होती है x की, उससे हम डिवाइड करते हैं, और यही कंसेप्ट आपको हर क्वेश्चन में लगाना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन इंफिनिटी वाले दूसरे स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आप चेक कर लो, अगर आप इसको सही ढंग से देख रहे हो हमारे साथ तो होपफुली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दिस इज ax² अपॉन x² प्लस bx अपॉन x² प्लस c अपॉन x² होल डिवाइड बाय d प्लस e अपॉन क्या है बच्चों, अच्छा मैं एक एक करके आपको सारे स्टेप्स लिख के दे रहा हूं ना, तो मैं इसमें पूरे स्टेप्स लिख देता हूं। तो सर dx² अपॉन x² प्लस ex अपॉन x²
प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देख लिया, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 100%। दिस इज a प्लस b अपॉन x प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय d प्लस e अपॉन x प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू 0 होगी, ये भी वैल्यू 0 होगी, तो आप देखिए ये किस तरह से 0 हो जाएंगे और आपका आंसर तुरंत क्या बन जाएगा, a प्लस 0 डिवाइड बाय d प्लस 0, दैट मीन्स a अपॉन d, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों मैं काफी सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। अभी तो मैंने आपको एक कॉमन जो जनरल छोटा से छोटा क्वेश्चन होता है उससे पहले समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये आपके सामने अभी इंफिनिटी वाली कंसेप्ट का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बल्कि ये क्वेश्चन नहीं है, तो एकदम जनरल कंसेप्ट है वो बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x approaches infinity x square plus x plus 1 minus square root of x square plus 1. This is the question. तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर है क्या, कहोगे सर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, क्वेश्चन में तो सिर्फ न्यूमरेटर है और इन्फिनिटी की लिमिट है, तो सर डिवाइड एडजस्ट कैसे करें। तो हमने कहा पहले तो उसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा पहले। अब आप कहोगे सर सिंप्लीफाई कैसे करें, क्यों, ये रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्म नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो पहले, यानी रैशनलाइज करो, पहले आप इसको रैशनलाइज करो। दीप अंदर रखो सब, ओके ठीक है जाओ। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको रैशनलाइज करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज आप भी कर सकते हैं, हो सकता है आपने अब तक आंसर ही निकाल लिया हो, और किसी का आंसर आ गया हो तो बिल्कुल बता सकता है मेरे को। a माइनस बी ए प्लस बी, तो जब आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो बच्चों न्यूमरेटर से क्या दिख रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। आप चेक कर लो, सिर्फ x बच रहा है, ठीक है, सिर्फ x बच रहा है। अब ये क्या बचा, डिनोमिनेटर चेक करिए, डिनोमिनेटर में आ रहा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग यूज तो 1/2 आंसर है। हाँ अभी चेक करते हैं बेटा, इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, मैं कर रहा हूँ। ओके मैं पीछे से देख लेता हूँ। यस बेटा इसका आंसर 1/2 है, गुड। तो बच्चों अब ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड करेंगे, x से करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मत कर दीजिएगा, x से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर रूट में एक्स स्क्वायर है तो वो बाहर आकर के तो x ही होगा ना, तो आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, x से। लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड होता है तो आपके स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्प्रॉपर होते हैं, और कभी कभी उतना उसमें शॉर्टकट चलता है कि आपका फाइनली आंसर आता भी नहीं है। तो आप एक बार समझ लो कि भैया डिवाइड वो हुआ कैसे है, क्योंकि न्यूमरेटर में x अपॉन x तो 1 हो गया, जो डिनोमिनेटर में x आया है ना, तो वो दोनों को पहले मैंने ब्रेक कर दिया, यानी पहले वाले रूट को भी x दे दिया, दूसरे वाले को भी रूट को x दे दिया, और जो x है ना उस x को मैंने स्क्वायर करके अंदर डाल दिया। तो आपको ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बहुत ही जल्दी में कुछ और कर रहे हो, तो ये स्टेप आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखने भी पड़ते हैं, ठीक है। ओके तो दिस इज 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर x इंफिनिटी जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 0,
चेक कर लीजिए 0 0 0 आ रही है, समझ में आ गया यहां तक? तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। क्या आया बच्चों? अब आप इसका आंसर लिख लीजिए, दिस इज 1 + 1 2 आ रहा है, तो आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 आंसर आ गया। और अभी किसी बच्चे को कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। एक बार लास्ट स्टेप बता दीजिए फिर से। ब्लू देखा लास्ट, सर हाँ हाँ हम लास्ट स्टेप बता देते हैं, मेरे को पता था लास्ट स्टेप में ही कंफ्यूजन आएगा। ओके, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ लास्ट स्टेप, आप आराम से देखो। तो सबसे पहले आप इस वाले स्टेप के बाद, ये देखिए मैं ऊपर ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस वाले स्टेप के बाद जो स्टेप आएगा मैं उस स्टेप को लिख रहा हूँ, मैं मिस नहीं कर रहा हूँ आपका स्टेप, आप देखो। तो बच्चों ये देखिए x/x, मैंने आपसे यही तो कहा था कि x से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन मे भी आपको देखिए अब शायद समझ में आ जाए, ठीक है? पहले आप चेक करिए, आपको ये समझ में आया कि आपने x से डिवाइड किया होगा, फिर x को अलग अलग स्प्लिट कर दिया, मतलब इसको भी x दे दिया, उसको भी x दे दिया। अब चेक करो, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ऊपर तो 1 आ गया और नीचे ये जो x है ना, उस x को बच्चों स्क्वायर रूट के आप अंदर डाल दो तो वो स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर होकर के चला जाएगा, लाइक दिस, ठीक है? अब आप चेक कर लो, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x + 1/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अब आपको स्टेप्स 100% क्लियर हो गए होंगे। ये 0 क्योंकि अगर x इंफिनिटी जाएगा तो 1/∞ 0 हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब आप चेक कर लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो आप। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको अभी भी डाउट हो तो वो बिल्कुल आराम से पूछ सकता है। तो बच्चों इसके बाद जो कंसेप्ट आ रहा है उस पर आपको और भी ज्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये तो कंसेप्ट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी ये काम करता तो जरूर है, लेकिन अगर x टेंडिंग टूवर्ड्स -∞ आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि -∞ और इंफिनिटी दोनों के मेथड अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं आपको उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिमिट x अप्रोचेस -∞। सर हाँ हाँ बताओ बेटा, बोलते रहिए। सर अगर न्यूमरेटर में x स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर में x है, देन सर हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे या फिर x से करेंगे? x से, ओके ठीक है? सर। x से करेंगे, जो कॉमन होता है उससे करते हैं, ठीक है? तो क्लास ओवर हो जाने के बाद आप अपनी एक काम कर लीजिएगा, आरडी शर्मा खोल लीजिएगा जिन बच्चों के पास है, नहीं है तो मैं आपको ग्रुप में पूरे पूरे सॉल्यूशंस डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अगर आपके पास आरडी शर्मा होपफुली आपके पास होनी चाहिए, या एमएल अग्रवाल, जो भी है, एमएल अग्रवाल हो गए, आप आईएससी बोर्ड के हो गए, तो दोनों में लिमिट्स है। आप उस एक्सरसाइज को खोल के लिमिट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपसे होने लगेगी, ठीक है ना? बस उतनी स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 एक्सरसाइज लगाइएगा, ज्यादा एक्सरसाइज मत लगाइएगा, क्योंकि अभी मैंने सारे स्टैंडर्ड थोड़ा ना बताए, ठीक है? ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ लीजिए, पहले जल्दी ना मचाइए, आराम से समझिए। जो लिमिट है, सेकंड लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से बता दे, देखो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, आप आराम से पहले चेक कर लो, आप देख लो पहले। ऊपर नीचे x से हमने डिवाइड किया था, x से डिवाइड करने पर तो मैंने जो होता है मतलब नॉर्मल वही किया है। जो डिवाइड में x है वो स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे तो वो x स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर चला जाता है, आप चेक कर लो आराम से। तो बच्चों आपको पेशेंस रखना है, हाँ, तो बच्चों आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इसके बाद जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं ये आपको याद रखना है। हाँ बेटा बताइए, बोलिए। जैसे आपने एक स्क्वायर को अंदर लिया था सर, हम लोग जब भी रूट से बाहर लेते थे तो प्लस माइनस लेके करते हैं। अच्छा, तो
क्या कहना चाहते हो बेटा? हम समझ नहीं पाए, फिर से बताओ बेटा क्या कह रहे हो यहाँ पे। तो बच्चों x टेंडिंग टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस आप पीछे देख चुके हैं, ठीक है। ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको और भी क्वेश्चंस बता दूंगा अगले टर्म पे। अब आपको समझना है x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, ठीक। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। आपको यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आपने नहीं पुट किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस टी, ये आपको पुट करना पड़ता है। अब कई बुक्स में माइनस वाई लिखा रहता है, माइनस कुछ भी लिखा रहता है, मैंने अपनी तरफ से बनाया x इज इक्वल टू माइनस टी पुट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन आपका ठीक पीछे वाले क्वेश्चन पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप कहेंगे कि सर x जो है वो गिवन क्या है? x गिवन है माइनस इंफिनिटी। x किसकी तरफ टेंड कर रहा है? माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब अगर x माइनस इंफिनिटी होगा तो माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस टी। तो माइनस टी कहां टेंड कर रहा है? माइनस इंफिनिटी की तरफ। इसका मतलब t कहां टेंड करेगा? प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन पुट किया है x इक्वल टू माइनस टी, और मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि अगर x माइनस इंफिनिटी होगा तो t क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली प्लस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ना समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर x माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी बराबर माइनस टी हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो यानी पूरा पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। यस, जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए तो x की जगह माइनस टी हर जगह पुट करिए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी, ठीक है, प्लस 1 x की जगह माइनस टी। अब तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे आप? इसको सबसे पहले रैशनलाइज करोगे। चलिए रैशनलाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो उसको आप रैशनलाइज करिए, एकदम धीरे धीरे तसल्ली से करिए। ये देखिए, ये मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। हालांकि क्वेश्चन में अब कोई कंसेप्ट बचा नहीं है, वो तो पीछे वाले तरीके से हो जाएंगे जो भी स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े। तो बच्चों ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। भैया अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना, हम बता देंगे दोबारा। हालांकि पढ़ाई हमने काफी इजी है, लेकिन पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? आपको बचा t प्लस 1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस सर टी। 1/2 आ रहा है। हाँ बेटा, सर 1/2। 1/2 आ रहा है। नो अच्छा सर, रुको मैं, ओनली वन। ओके मैं पीछे से आंसर चेक कर लेता हूँ। ओके बेटा तुम पहले सही बता रही थी, बाद में शायद गलत बता रही हो, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ऊपर नीचे आप टी से डिवाइड करेंगे। अगर आपको टी से डिवाइड करने में प्रॉब्लम ये बार बार आ रही तो भैया मैं आपको डिवाइड करना सिखा देता हूँ। मैं सारे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, आपका कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सारे स्टेप लिख देता हूँ। ये देखो ऊपर नीचे मैंने आपको टी से डिवाइड कर दिया। अब हम कोई भी स्टेप नहीं मिस कर रहे, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। नीचे वाले जो टी है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी बाई टी 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों कितना हुआ? ये हुआ सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आया? किसी का निकला? 1/2। ये है, हाँ 1/2 आ रहा। तो 1 प्लस कितना हुआ? 1/t प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1। अब चेक करो, जब t इंफिनिटी होगा तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको √1 में कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ, √1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2। आपका आंसर मैंने निकाल दिया, आप एक बार चेक कर लो, ना समझ में आए तो पूछ लो।
अब ये डिपेंड करता है कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज आपको याद है कि नहीं याद है। तो कौन बच्चा बताएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स? सम ऑफ n स्क्वायर ऑफ 1 2 n plus 1 upon फर्स्ट 6. एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, किसी बच्चे ने Sir, बताया है n अभी? plus Okay. ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों आपको इस लिमिट का आंसर खुद से निकालना है, ठीक है? इस लिमिट का आंसर खुद से निकालना है। किसका आंसर आ गया? तो आंसर किसी का निकल के आया है, साक्षी का निकल के आया है शायद। साक्षी आंसर आया? ओके, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये होता है 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1। ये मैंने आपको बताया। नीचे बच्चों n क्यूब है, तो नीचे बच्चों जो n क्यूब है उसको आप एक n इसको दे दीजिए, एक n इसको दे दीजिए, एक n इसको दे दीजिए। ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि क्लास में बच्चे काफी ज्यादा हैं और आंसर्स काफी कम लोगों के आते हैं, तो जिनके भी आंसर नहीं निकलने वो प्रॉपर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी भी 2n/n कितना हुआ? 2 हुआ, प्लस 1/n। तो अब बच्चों अब आप चेक कर लो, इसका आंसर आ रहा है, पूरा आपको दिखने लगा होगा। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 2/6, 2/6 इज 1/3। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 1/3। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को करने का क्या पैटर्न है। सर